वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भूगोल के इस व्याख्यान में। आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का जो आखिरी चैप्टर है आइसोस्टेसी, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आइसोस्टेसी का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो है भू संतुलन की संकल्पना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी की संकल्पना की विवेचना करने से पहले कुछ चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। सामान्य रूप से जब हम धरातल को देखते हैं, पृथ्वी के धरातली भाग को देखते हैं या पूरे पृथ्वी के बारे में विचार करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, और साथ साथ वो एक एलिप्स ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो सामान्य रूप से जब हम देखते हैं तो धरातल में विषम स्थलाकृति हमको दिखाई देती है, और जब उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं उस विषम स्थलाकृति के संबंध में, तो हम पाते हैं कि धरातल पे जो बहुत ऊंचे ऊंचे भाग हैं, जैसे पहाड़ियाँ, हिमालय जैसा विश्व का वो सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है एवरेस्ट। दूसरी बात आती है कि हम धरातल पे पठारों की स्थिति पाते हैं। पठार पहाड़ से कुछ काफ़ी नीचे होते हैं, और पठारों के बाद एक बहुत बड़ी दृश्य भूमि मैदानों की भी होती है। और इसी पृथ्वी के धरातल पर समुद्रों का बहुत गहरे भागों का भी विस्तार पाया जाता है। तो इन संतुलन की संकल्पना के अंतर्गत हम इस बारे में विचार करते हैं कि इतनी जो विषम स्थलाकृति हमारी पृथ्वी में विद्यमान है, स्थल रूपों में उच्चावच संबंधी बहुत विविधता है। इनकी ऊंचाई तथा आकार बराबर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो भू आकृतियाँ हैं, जो बहुत ऊंचे स्थान हैं और नीचे स्थान हैं, जो सागरीय स्थिति है, काफ़ी गहरे स्थान हैं, ये आकृतियाँ बिल्कुल संतुलित अवस्था में रहती है, बिल्कुल नियमानुसार संतुलित रहती है। और जब कभी भी इस संतुलन में परिवर्तन होता है, तो जैसे ही परिवर्तन हुआ भयंकर भू हलचल होता है तथा भूमि में या स्थल रूपों की बनावट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। एक स्केच के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखते हैं कि हमारे धरातल में पर्वत पठार, ये पर्वत है, ये पठार है, और मैदान और सागरी जो भाग होता है ये मैदान है, और जो सागरी भूभाग होता है ये पृथ्वी में सामान्य रूप से दृष्टिगोचर होता है। अपरदनकारी शक्तियों के द्वारा अपरदनकारी शक्ति में जैसे हो गई नदी, हवा, हिमानी, ये प्रमुख अपरदनकारी शक्ति है। ये जो धरातल है इसका अपरदन होते जाता है काफ़ी समय में। जब अपरदन होता है तो ये पहाड़ी भाग कटते जाते हैं, नीचे पहाड़ी भाग कटते जाते हैं ये और ये जो अपरदित पदार्थ है वो अंततः जाके समुद्रों में जमा होता है। ये आप सभी जानते हैं कि समुद्र तल अपरिवर्तित होता है,
और सब जगह की जो ऊंचाई है वहीं से नापी जाती है। और जब ये भाग, अपरदित भाग इस समुद्र में आता है, यहाँ पर ये ऐसे आता है, तो यहाँ पर जो सागर की तली है, जो सागर की तली है वो नीचे बैठने लगती है और अवसादों का जमाव बिल्कुल ऐसे नीचे होते जाता है। तो आप देखिएगा ये जो भाग है ये कम ऊंचाई का हो गया, पहाड़ कट गया, और ये जो मटेरियल है, ये पूरी जो मटेरियल है वो सागर तल में जमा हो गई। तो होगा क्या, इसके संतुलन में डिस्टरबेंस होगा, असंतुलन की अवस्था उत्पन्न होगी और फिर भयंकर परिवर्तन होगा। यहाँ से ऐसे लावा का प्रवाह होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पर आ गया है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल, तो इसके कारण लावा का प्रवाह होगा। और आप सभी जानते हैं कि धरातल पर जो पहाड़ी भाग हैं वो ये लावा निकलेगा कैसे, बाहर कैसे जाएगा, अपना जगह कैसे बनाएगा। तो जो पहाड़ होते हैं, जो पहाड़ हैं वो धरातल के सबसे निचले भाग होते हैं, धरातल के सबसे निचले भाग होते हैं, ये कमज़ोर भाग होते हैं। ये जो पहाड़ है धरातल के सबसे कमज़ोर भाग हैं। तो ये लावा अंततः कमज़ोर भाग में की ओर जाती है और यहाँ के जो मटेरियल है उसको फिर वो ऊंचा कर देती है यहाँ पर और संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। जो संतुलन है उसको इस रूप में समझा जा सकता है, आइसोस्टेसी means a mechanical stability between the upstanding part and low-lying basins on a rotating earth। पृथ्वी घूम रही है, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर जो स्थित क्षेत्र हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान और गहराई में जो क्षेत्र स्थित है, झील, समुद्र आदि में भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की जो दशा है उनमें जो संतुलन, उसी दशा को संतुलन कहते हैं। कि धरातल पर विषम जो स्थलाकृतियां हैं, ये जो पृथ्वी घूम रही है उसमें बिल्कुल संतुलन की अवस्था में रहते हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा। संतुलन जो शब्द है उसका सबसे पहले जो उपयोग किया आइसोस्टेसी शब्द का, वो अमेरिका के विख्यात भूगर्भवेत्ता सर डाल्टन ने 1889 ईस्वी में किया। डल्टन साहब का मत था कि पृथ्वी के जो ऊंचे भाग, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा समुद्र के तली में नीचे जो स्थित पदार्थ का भार बराबर रहता होगा। डल्टन के अनुसार ऊंचे भागों का घनत्व कम होगा, जो भाग बहुत ऊंचे हैं जैसे पहाड़ है तो उनका घनत्व कम होगा, तथा जो भाग नीचे हैं उनका घनत्व अधिक होगा। और जब ऐसा होगा तभी सबका भार पृथ्वी के अंदर किसी तल में भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। एक तल की कल्पना की गई धरातल के नीचे, और ये जो आधार तल है उसको अलग अलग नामों से अलग अलग जो विद्वानों ने प्रकट किया। सम दबाव तल जो तल है, जो आधार तल है, जिस रेखा के सहारे सभी भागों का भाग बराबर होगा, तो सम दबाव तल, लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर। समतोल तल का मतलब है आइसोस्टेटिक लेवल। क्षतिपूर्ति तल, ये डब्ल्यू.ई. प्राट महोदय ने कहा कि पृथ्वी के नीचे जो एक क्षतिपूर्ति तल होता है, एक लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है, ये कहा। आगे चलते हैं। संतुलन का जो तल होता है उसके सहारे सभी भागों का भार या दबाव बराबर होना चाहिए, जो संतुलन तल है उसके सहारे। जब किसी कारण से एक भाग का भार या दबाव बढ़ जाता है तथा दूसरे भाग का कम हो जाता है
तो संतुलन समाप्त हो जाता है। जैसे अभी हम लोग चर्चा किए, इस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए क्षतिपूर्ति करना होता है। जैसे आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये जो धरातल की आकृति है, ये जो पहाड़ है, पठार है, मैदान है और ये समुद्री भाग है। अगर कालांतर में ये ऐसा हो जाए और ये जो पूरा मटेरियल है, ये वाला जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल आके अपरदित होके यहाँ पर जमा हो जाए, तो ये मटेरियल नीचे आ जाएगा। और जैसे ही ये मटेरियल नीचे आएगा, क्योंकि वो ओशिन का जो तल है, सागर का तल है, वो बदलता नहीं है, और ये मटेरियल अगर यहाँ आ गया, यहाँ पर धरातल का जो यहाँ पर का ऊंचाई का जो क्षेत्र है वो कम ऊंचा हो गया, नीचा हो गया, तो ये जो असंतुलन पैदा हुई है, तो इसके लिए क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रवाह होगा, लावा का, बैसाल्टिक लावा का प्रवाह होगा और क्षतिपूर्ति करना होगा। ये इस ऊंचाई की क्षतिपूर्ति की जाएगी और कालांतर में ये भाग फिर ऊंचा उठ जाएगा। ये प्रक्रिया बिल्कुल चक्रीय क्रम में चलेगी। ये आप डायग्राम देख रहे हैं। एक ऐसा एक तल होगा जिसके सहारे ये एक तल है जिसके सहारे सभी भागों का भार बराबर है। और आप इस फिगर में देखिएगा, ये एक ऐसा तल है जिसके सहारे सभी भागों का भाग बराबर है। आगे चलते हैं। जे स्टीयर्स महोदय ने एक पुस्तक लिखा, द अनस्टेबल अर्थ। उसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी का प्रत्येक भाग, हर भाग एक स्थिर अवस्था में स्थित है। इस दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है, वहाँ पर बराबर धरातली क्षेत्र के नीचे पदार्थ का बराबर द्रव्यमान होता है। किसी भाग के घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है। ये जो विचार है, ये प्राट महोदय, W.E. प्राट महोदय का है। अर्थात जो भाग ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा, जो भाग नीचा होगा उस भाग का घनत्व अधिक होगा। जैसे जो पर्वत हैं, पर्वत काफ़ी ऊंचे होते हैं तो उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम होगी, पहाड़ की ज़्यादा होगी। आप ये जो सिंबल है इससे देख रहे हैं, ये जो सिंबल है, पर्वत का घनत्व कम होगा पठार से। पर्वत बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है, पठार मैदान से ऊंचा रहता है, तो पठार का घनत्व कम होगा, मैदान का ज़्यादा होगा। मैदान सागर से ऊंचा होता है, इसलिए सागर नीचे रहती है, तो इसलिए सागर का घनत्व ज़्यादा होगा मैदान से। ये कम घनत्व, जो घनत्व है, आप समझिएगा कि घनत्व बढ़ते जाएगी, इधर की ओर घनत्व बढ़ते जाएगी। ये कम, इससे ये ज़्यादा, इससे ये ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इसका, क्योंकि ये भाग जो सागर की तली है वो नीचे रहती है। आप सबके सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, ये एक भारतीय होने के नाते हमारे लिए हर्ष का विषय है और गर्व का विषय है कि इस वैश्विक रूप में इस भूसंतुलन के संकल्पना की जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई है।
उस समय भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट हुआ करते थे और उनके निर्देशन में सन 1859 ईस्वी में सिंधु गंगा का जो मैदान है उसमें अक्षांशों के निर्धारण के लिए भू सर्वेक्षण हो रहा था, जियोलॉजिकल सर्वे हो रहा था। इस समय सिंधु गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान है, हिमालय से पास है। इस समय कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थान का अक्षांशी माप जब त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि से लिया गया तो त्रिभुजीकरण विधि से जब माप लिया गया तो वो 5 डिग्री 23 मिनट और 42 इंच के आसपास आया। और जब खगोलीय विधि से माप लिया गया, ये मेथड है अक्षांश निर्धारित करने का, तो खगोलीय विधि से जब लिया गया तो 5 डिग्री 23 मिनट और 37 इंच आया। दोनों मापों में जब कैलकुलेशन किया गया तो 5.236 इंच का अंतर आ गया। ये एक समस्या थी। ये जो कल्याण नामक स्थान है, कल्याण और कल्याणपुर, ये लगभग हिमालय से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। जब ये समस्या आई तो एरी ने इसका कारण ये माना कि ये अंतर हिमालय के निकटता के कारण हो रही है, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा है। हिमालय में आकर्षण शक्ति है और वो पेंडुलम को आकर्षित कर रहा है। संयोग से इसी समय प्राट महोदय, जो काफ़ी सुलझे हुए और बड़े जियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, तो वो इस समय भारत में ही थे। जब ये समस्या, ये जो डिफरेंस का समस्या है, ये 5.236 इंच है। इंच यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, तो आप समझिएगा कि ये 5.236 इंच का अंतर आ गया था। इस डिफरेंस के बारे में जब प्राट महोदय से पूछा गया इस डिफरेंस के बारे में, संयोग से वो इसी समय थे, तो प्राट महोदय ने कहा कि हिमालय सियाल का बना है, जिसका जो डेंसिटी है या घनत्व है वो 2.75 है। और जब उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की, इस आधार पर गणना की, तो वो अंतर 15.8 इंच के बराबर आ गया। तो वो अंतर आ गया 15.8 इंच। उसको 15.8 इंच पढ़िएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो ये अंतर आ गया, अर्थात हिमालय द्वारा पेंडुलम को और ज़्यादा खींचना चाहिए था। समस्या बढ़ गई। प्राट महोदय ने इसको एक अलग तरीके से एनालिसिस किया, इसका ये इंटरप्रिटेशन किया। तो रिजल्ट में उन्होंने कहा कि हिमालय या तो सियाल का नहीं बना है, या हिमालय अपने आकर्षण का जो सच्चा आकर्षण है उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। अगर करता तो 15.8 इंच आना था। और डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए 5.236 इंच का। ये तो हिमालय अपने आकर्षण का प्रयोग नहीं कर रहा है। एक कारण ये भी हो सकता है कि हिमालय कम घनत्व वाले चट्टानों का बना है। संतुलन संबंधी इन्हीं विचारों के आदान प्रदान और विमर्श से इस आइसोस्टेसी के कॉन्सेप्ट का या भू संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। आगे चल के इसमें काफ़ी विद्वानों ने रुचि दिखाई। उन्होंने पृथ्वी के संतुलन के संदर्भ में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें
सर जॉर्ज एरी और W.E. प्राट, इन्होंने काफ़ी इसमें कार्य किया। इन दोनों का काफ़ी योगदान रहा। और बहुत से विद्वान हैं, जोली, होम्स, उन्होंने भी अपना विचार इसमें दिया। एरी का, सर जॉर्ज एरी के जो संतुलन संबंधी जो अवधारणा है उसके संदर्भ में हम विचार करेंगे। एरी का संतुलन संबंधी विचार मुख्यतः प्लावन के सिद्धांत पर आधारित है। प्लावन फ्लोटिंग फोर्स को कहते हैं। यदि कोई, प्लावन के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई पदार्थ जल पर तैरता है तो उसका 9 भाग जल के अंदर डूबा रहता है तथा 1 भाग दिखाई देता है। आप कल्पना करिएगा भैंस को पानी में तैरते हुए। आप सब जानते हैं जब भैंस पानी में तैरती है तो उसका अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे होता है। आप छोटी छोटी नदियों में नाव को चलाते हुए देखेंगे तो आप उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट देखते हैं, बाकी हिस्सा नीचे मौजूद होता है। जब आप खुद कभी तालाब में नहाएं तो ये बात महसूस करिए कि आपका जो मैक्सिमम भाग है वो जल के नीचे डूबा रहता है। इस सिद्धांत के आधार पर सियाल के सीमा पर तैरने की व्याख्या करें। आप सब जानते हैं कि सियाल क्या है, सीमा क्या है। तो इस सिद्धांत के आधार पर सियाल के सीमा पर तैरने की व्याख्या करें तो स्पष्ट होता है कि जो सियाल है उसका 9 भाग सीमा के अंदर डूबा रहेगा। अगर प्लवन सिद्धांत के आधार पे इसकी व्याख्या करें तो इसी वैज्ञानिक आधार पर एरी महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने इस आइसोस्टेसी कॉन्सेप्ट ऑफ सर जॉर्ज एरी के अनुसार भू संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन किया कि सियाल का 9 भाग सीमा में डूबा रहेगा, या कोई भी पदार्थ जितना भाग आपको ऊपर दिखाई दे रहा है उसका 9 हिस्सा जमीन के नीचे रहेगा। सर जॉर्ज एरी के अनुसार हिमालय ग्लासी मैग्मा में उसी प्रकार तैर रहा है। ग्लासी मैग्मा का मतलब है कि नीचे का जो तरल भाग है, मेल्टिंग वाला भाग है, उसमें तैर रहा है, जिस प्रकार नाव पानी में तैरती है। जब नाव पानी में तैरती है तो उसका अधिकांश भाग पानी में डूबा रहता है। जब हिमालय ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है तो इसका अधिकांश भाग ग्लासी मैग्मा में डूबा है। आप देखिएगा, ये जीरो हाइट ओशन का जो लेवल होता है उसको माना जाता है। धरातल की ऊंचाई की गणना यहाँ से की जाती है, सागर तल से, और जो भाग जितना ऊंचा होगा ये देख लीजिए वो उतना गहरा नीचे रहेगा। ये हिमालय हल्के पदार्थों का बना है, एरी महोदय ने कहा। इसकी जड़ काफ़ी गहराई तक ग्लासी मैग्मा में प्रवेश किए हुई है। हम जो हिमालय की कल्पना करते हैं, हिमालय देखते हैं, तो हिमालय 8,848 मीटर ऊपर है। आप कल्पना करिए कि उसका 9 गुना पृथ्वी के अंदर उसका जड़ जो है वो ग्लासी मैग्मा तक प्रवेश किए हुए हैं। इसके कारण ही जो संतुलन है वो विद्यमान है। हिमालय के आधार पर एरी ने स्पष्ट किया कि धरातल के जितने भी भाग, सभी भाग गहराई तक डूबे हुए हैं। जो भाग बहुत ज़्यादा ऊंचा है वो उतने ही गहराई, अधिक गहराई तक, तथा जो भाग नीचा भाग है वो कम गहराई तक डूबेंगे, लेकिन 9 गुने गहराई तक डूबे हुए हैं। एरी ने क्लियर किया महाद्वीपों के जो ऊंचे नीचे सभी भाग हैं वो सब समान घनत्व वाले हैं।
महाद्वीपों के ऊंचे नीचे जो सियाल के जितने भी भाग हैं, ऊंचा भाग हो चाहे नीचा भाग हो भाई, पर्वत पठार मैदान सभी ये सियाल के बने हैं। इनका इनका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बिल्कुल बराबर है, परंतु इनकी गहराई में अंतर होता है। जो भाग अधिक ऊंचा है वो भाग अधिक गहराई तक अंदर प्रवेश किए हुआ है, और जो भाग नीचा है वो कम गहराई तक प्रवेश किया है। अपने इस एक्सपेरिमेंट को सर जॉर्ज एरी ने इस तरीके से बताने का प्रयास किया। ये एक संतुलन का तल है, सबस्ट्रेटम लेवल, आधा स्तर पृथ्वी के अंदर में, और जो भाग कम ऊंचा है, ये डेंसिटी देखिए 3 माना जा रहा है, तो सभी की डेंसिटी बराबर है, और जो भाग कम ऊंचा है वो अपने समान ऊंचाई से ज़्यादा अंदर डूबा रहेगा, जो भाग ज़्यादा ऊंचा है वो भाग ज़्यादा गहराई तक डूबा रहेगा। पर्वत पठार मैदान के आधार पे सर जॉर्ज एरी ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो सर जॉर्ज एरी ने, अब बात करते हैं, ये तो सिद्धांत दिया उन्होंने, ये काफ़ी लोकप्रिय सिद्धांत रहा, और इस आधार पे जब और आगे विमर्श किया गया, जब और आगे इसके संदर्भ में विचार किया गया, तो सर जॉर्ज एरी ने भूतल के स्थलाकृतियों की संतुलन संबंधी जो समस्या थी उसका उन्होंने वैज्ञानिक आधार पे समाधान तो प्रस्तुत कर दिया, परंतु गंभीरता से जब पड़ताल की जाती है तो विश्लेषण में जो परिणाम आते हैं उनमें अनेक प्रश्न उत्पन्न होने लगे। जैसे हिमालय की जो ऊंचाई है और वो 9 गुना नीचे ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है, तो आप कल्पना करिएगा जब आप कैलकुलेशन करके देखते हैं, कैलकुलेशन करके जब आप देखते हैं तो हिमालय 8,848 मीटर है, और उसको 9 से आप गुना करिए, तो हिमालय का जो रूट है, उसका जो जड़ है, उस जड़ की इतने मीटर नीचे 79,632 मीटर नीचे वो धरातल के अंदर है और ग्लासी मैग्मा में है। दूसरे एंगल से इसको देखते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ में आपने पढ़ा है कि प्रति 32 मीटर नीचे आप जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा, धरातल के नीचे की ओर जाएंगे तो। इस हिसाब से जो इतनी गहराई में तापमान की गणना करते हैं तो आता है ये, आप 79,632 को 32 से भाग दे दीजिएगा तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये रिजल्ट होता है 2488 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कल्पना करिए आप, इतना जब टेम्परेचर इतना होगा तो जो हिमालय का रूट है या जड़ है वो गलनांक बिंदु के पार चले जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट के पार हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और वो जो मेंटल है वहाँ उसका वो मिक्स हो जाएगा। तो इस आधार पे, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे इसमें बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, एरी ने हिमालय को हल्के पदार्थों का बना बताया, लेकिन बहुत हल्के पदार्थों से निर्मित इतना ऊंचा पेंडुलम घूमती हुई पृथ्वी में स्थिर रहना या स्थिरता की कल्पना करना, तो ये एक्स्ट्रा है या ज़्यादा है या नहीं रह सकता, मान सकते हैं एक सैद्धांतिक रूप से। तो इस तरह से सर जॉर्ज एरी ने अपने संतुलन की अवधारणा, पृथ्वी के भू संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि इस अवधारणा का जन्म भारत में हुआ है
और इसके बाद ये पार्ट 1 होगा कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी का। इसके बाद पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे अमेरिकन जियोलॉजिस्ट W.E. प्राट के इसी भू संतुलन की अवधारणा के बारे में। तो आज के लिए इतना। आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय। बहुत जल्दी मिलेंगे W.E. प्राट के अवधारणा के साथ। वेलकम।